ओके। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। अक्सर जब हम सोसाइटी में जस्टिस या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? शायद एक कोर्टरूम की इमेज या फिर वो लेडी जस्टिस की मूर्ति, है ना? बिल्कुल, वही न्याय की देवी जिनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है और उनके हाथ में एक तराजू होता है। राइट, एक ऐसा तराजू जो हर किसी को बिल्कुल बराबर तौलता है। सही कहा। और ये एक ऐसी आइडियल दुनिया की कल्पना है जहां हर इंसान, चाहे वो देश का सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर सड़क पर चलने वाला एक आम मजदूर। सबके लिए रूल बुक एक ही है। सुनने में ये कॉन्सेप्ट कितना परफेक्ट और कंफर्टिंग लगता है ना? ऐसा लगता है कि बस यही तो अल्टीमेट फेयरनेस है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, इन सरफेस लेवल डेफिनेशंस को थोड़ा स्क्रैच करें, तो एक बहुत बड़ा और थोड़ा अनकंफर्टेबल फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। क्या वाकई इक्वालिटी का मतलब सबको आंख मूंद कर एक ही लाठी से हाँकना है? मतलब क्या एक बिल्कुल हेल्दी एथलीट और एक व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को 100 मीटर डैश में एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर देना चाहिए? हाँ, और फिर ये बोलना कि देखो हमने दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया है। क्या ये सच में इक्वालिटी है? या फिर ये फेयरनेस के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक है? यही तो बात है। तो इस डीप डाइव में स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम इम्पोर्टेंट सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की लेयर्स को पील बैक करते हैं और उनके पीछे छिपे हुए असली मीनिंग को बाहर निकालते हैं। और आज के इस एक्सप्लोरेशन में हमारा पूरा फोकस केसरी नंदन एकेडमी के बेहद डिटेल्ड और इंसाइटफुल कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स पर है। राइट। और आज हम जिस टॉपिक को डाइसेक्ट करने वाले हैं वो कोई आम टॉपिक नहीं है। ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेडरॉक है। बिल्कुल, हमारी आज़ादी की बुनियाद। हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है। और हाँ, एक बात पहले क्लियर कर देते हैं, ये गहन अध्ययन सिर्फ लॉयर्स, जजेस या लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सही बात है। ये समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस सोसाइटी का हिस्सा है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्टेट यानी सरकार किस लॉजिक के बेसिस पर हमारे साथ बिहेव करती है, तब तक हम ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि एक फेयर सोसाइटी एक्चुअली दिखती कैसी है। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को देखें जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से डील करता है, राइट, तो उसमें आर्टिकल 14 को राइट टू इक्वालिटी का सबसे ब्रॉड और फाउंडेशनल पिलर माना गया है। और केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स बहुत क्लियर करते हैं कि आर्टिकल 14 इंडियन टेरिटरी के अंदर हर एक पर्सन पर अप्लाई होता है। इस वर्ड पर्सन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ सिर्फ सिटीजन्स नहीं लिखा है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि चाहे कोई इंडियन सिटीजन हो या कोई फॉरेन नेशनल या यहाँ तक कि कोई लीगल पर्सन जैसे कि कंपनी या कॉर्पोरेशन हो। हाँ, इक्वालिटी का ये अधिकार सबको मिलता है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे फैसिनेटिंग बात इसकी टेक्स्ट में छुपी है। राइट। एक सिंगल सेंटेंस के अंदर दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों से आई हुई दो फिलॉसफीज हैं। बिल्कुल, जो सुनने में दो बिल्कुल ऑपोजिट लगने वाली बातें हैं पर असल में एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। पहला फ्रेज है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा फ्रेज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इन दोनों को एक एक करके डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका मीनिंग सुपरफिशियली एक जैसा लग सकता है, लेकिन इनका फाउंडेशन बिल्कुल अलग है। तो पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, ये आइडिया बेसिकली ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस से निकल कर आता है, स्पेसिफिकली एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि इक्वालिटी जैसी पॉजिटिव और अच्छी चीज भला नेगेटिव कैसे हो सकती है। राइट, पर यहाँ नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, या नेगेटिव का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। यानी ये स्टेट को कुछ ना करने का इंस्ट्रक्शन देता है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली एक डिक्लेरेशन है कि सोसाइटी में किसी को भी कोई स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मतलब चाहे आप किसी भी खानदान में पैदा हुए हों, आपके पास कितनी भी दौलत हो या आप किसी भी पावर पोजीशन पर बैठे हों। हाँ, लॉ के सामने आप आम हैं। हर इंसान ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अंडर आएगा और ऑर्डिनरी लॉ कोड्स के सब्जेक्ट होगा।
वही पुरानी क्लासिक बात जो कहती है कि कानून अंधा होता है और सबको एक बराबर देखता है। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ प्रिविलेजेस हटा देना या कानून को अंधा कर देना सफिशिएंट है? क्या इससे सच में ग्राउंड रियलिटी पर फेयरनेस आएगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है दूसरे और ज्यादा नुआंस्ड कॉन्सेप्ट की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें अमेंडमेंट से इंस्पायर होकर लिया गया है। राइट। और इसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्योंकि ये स्टेट को सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने और अंधा बनने को नहीं कहता। एग्जैक्टली ये स्टेट से डिमांड करता है कि वो एक्टिव हो और अफर्मेटिव एक्शन ले। इसका कोर लॉजिक ये है कि इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी जो लोग सिमिलर सिचुएशंस में हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे अब आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? वो कहता है कि अनइक्वल्स मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली। यानी जिनकी सिचुएशंस अलग हैं, जो इक्वल नहीं है, उन्हें एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। इसको एक क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि लीगल जार्गन कई बार बहुत डेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो इमेजिन कीजिए एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन वीडियो गेम चल रहा है। ओके। इस गेम में अलग अलग बैकग्राउंड से प्लेयर्स लॉगिंग करते हैं। अब अगर गेम के डेवलपर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंधे रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो वो सभी प्लेयर्स को एग्जैक्ट सेम विजुअल सेटिंग्स, सेम कलर्स और सेम स्क्रीन ब्राइटनेस दे देंगे। हाँ, और वो कहेंगे कि हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबके लिए रूल्स और गेम एनवायरनमेंट 100% सेम है। लेकिन सोचिए, अगर उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर कलर ब्लाइंड है, वो ग्रीन और रेड के बीच का डिफरेंस नहीं देख सकता। राइट। तो उस एग्जैक्ट सेम विजुअल सेटिंग में बाकी प्लेयर्स आगे निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें रेड एनिमीज क्लियरली दिख रहे हैं। बिल्कुल। पर वो कलर ब्लाइंड प्लेयर हर बार लूज करेगा। क्या ये फेयरनेस है? बिल्कुल नहीं। ये मैकेनिकल इक्वालिटी के नाम पर बहुत बड़ा इनजस्टिस है। और यहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मैजिक सामने आता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट गेम डेवलपर्स यानी हमारी स्टेट को ये परमिशन देता है, बल्कि ड्यूटी देता है कि वो उस कलर ब्लाइंड प्लेयर को गेम में एक कलर ब्लाइंड मोड का ऑप्शन दे, ताकि वो उन कलर्स को अलग ढंग से देख सके और बाकी प्लेयर्स के लेवल पर आके compete कर सके। इस स्पेशल विजुअल सेटिंग को देना उस प्लेयर को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या अनफेयर एडवांटेज देना नहीं है। राइट। ये उसके डिसएडवांटेज को न्यूट्रलाइज करना है ताकि मुकाबला बराबरी का हो। बिल्कुल। जो सिमिलर सिचुएशंस में हैं उन्हें सिमिलर ट्रीटमेंट मिला, और जिसकी सिचुएशन अलग थी उसको उसकी नीड के हिसाब से सपोर्ट किया गया। और यही होती है ट्रू सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द रियल वर्ल्ड? अब हम एक ऐसे क्रॉसरोड्स पर आते हैं जहां थ्योरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से टकराती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी स्टेट को यानी सरकारों को ये पावर देता है कि वो लोगों की अलग अलग सिचुएशंस को देखकर उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकती है, तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा नहीं बन जाता? बहुत बड़ा। आखिर ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन इक्वल है और कौन अनइक्वल? राइट। क्या कोई ऐसी करप्ट सरकार पावर में आकर ये नहीं कह सकती कि हमारे पार्टी के सपोर्टर्स अनइक्वल हैं, इसलिए हम उन्हें स्पेशल टैक्स ब्रेक्स देंगे? बिल्कुल कह सकती है। अगर सरकार को ग्रुप्स बनाने की आजादी मिल गई तो आर्बिट्ररी डिसीजंस यानी मनमानी करने की पावर तो उनके हाथ में आ जाएगी। तो फिर स्टेट को अपने हिसाब से रूल्स मोड़ने से और फेवरेटिज्म करने से कैसे रोका जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे कोर्ट्स ने, और जैसा कि केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स डिटेल में समझाते हैं, एक बहुत ही पावरफुल जुडिशियल टेस्ट डेवलप किया। राइट। इस टेस्ट को कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट। आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। यानी आप आर्बिट्रेरिली किसी क्लास को उठाकर उसको फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। कोई क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या मनमाना, ये टेस्ट करने के लिए जुडिशरी ने 2 बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सेट किए हैं। हाँ, अगर किसी भी गवर्नमेंट एक्शन या कानून को इस इक्वालिटी के टेस्ट को पास करना है तो उसे इन दोनों शर्तों पर खरा उतरना ही पड़ेगा। तो पहली शर्त है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैटिन टर्म लगता है, पर इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो इजीली समझ आ सके, जो लॉजिकल हो। और डिफरेंशिया मतलब डिफरेंस या अंतर। तो रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट ने जो क्लासिफिकेशन किया है, जिन लोगों को एक ग्रुप में रखा है और जिन लोगों को उस ग्रुप से बाहर रखा है, राइट, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर, विजिबल और लॉजिकल होना चाहिए। वो डिफरेंस किसी इमेजिनरी या हवाई बेस पर नहीं होना चाहिए।
कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे डिफाइन किया जा सके। और दूसरी शर्त है रैशनल नेक्सस। मतलब जो क्लासिफिकेशन आपने किया है और उस क्लासिफिकेशन के थ्रू आप जिस कानून को लागू करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, कानून के ऑब्जेक्टिव और ग्रुप बनाने के लॉजिक में एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अब इस पूरे मैथमेटिक्स को एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे देश का इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव सिस्टम पर काम करता है। राइट। जो लोग साल का 3 या 5 लाख रुपए कमाते हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग 10-15 लाख कमाते हैं वो एक अलग ब्रैकेट में आते हैं और परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट टाइकून्स हैं, जो साल का 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज्यादा कमाते हैं, उन पर 30% टैक्स और प्लस सरचार्ज भी लगता है। अब कल को कोई बिलियनर कोर्ट में जाके आर्टिकल 14 इन्वोक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो कह सकता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि सब कानून के सामने बराबर हैं। फिर मेरे ऊपर 30% से ज्यादा टैक्स क्यों और एक आम आदमी पर 0 टैक्स क्यों? ये तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लेकिन अगर वो बिलियनियर ऐसी पिटिशन डालता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या रिस्पॉन्स देगा? कोर्ट उसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट को लागू करेगा। कोर्ट पहला सवाल पूछेगा, क्या 5 लाख कमाने वाले और 1 करोड़ कमाने वाले के बीच में कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है? और जवाब है बिल्कुल है। इनकम का स्टॉक डिफरेंस एक बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंडेबल पैरामीटर है। जिसके आधार पर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। फिर कोर्ट दूसरा सवाल पूछेगा, क्या इनकम के बेसिस पर बनाए गए इन ग्रुप्स और इनकम टैक्स एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई रैशनल नेक्सस है? अब कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना, वेल्थ के हेवी कॉन्सेंट्रेशन को रोकना और देश को चलाने के लिए वेलफेयर स्कीम्स फंड करना। राइट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो नेचुरली जो वेल्थ ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है वो सिस्टम को सस्टेन करने के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए टैक्स स्लैब्स बनाना किसी भी एंगल से आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। ये एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल और रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल। अब यहाँ एक और बहुत ही डीपली डिबेटेड रेफरेंस आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स में क्लियरली हाईलाइटेड है। हाँ, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992। राइट, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी रिजर्वेशन से डील करता है। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। इस डीप ड्राइव में हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल स्टांस, आइडियोलॉजी या स्पेसिफिक व्यू पॉइंट को एंडोर्स या अपोज करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन एक डीपली सेंसिटिव और पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक है जिसके दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमारा काम सिर्फ एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर इस कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से इस केस को देखना है, ताकि हम समझ सकें कि कोर्ट्स ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन के फ्रेमवर्क को इतने कॉम्प्लेक्स सोशल इशू पर कैसे अप्लाई किया। तो इंदिरा सानी केस में जब 27% ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यही डिसाइड करना था कि क्या रिजर्वेशन आर्टिकल 14 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ब्रेक करता है या ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का हिस्सा है। कोर्ट ने देखा कि हिस्टोरिक, एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर एक क्लास को आइडेंटिफाई करना एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। वो लोग हिस्टोरिकली उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं जहां उन्हें अपॉर्चुनिटीज डिनाई की गई, और इन बैकवर्ड क्लासेस को मेन स्ट्रीम में लाना और स्टेट सर्विसेज में उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना, ये उस क्लासिफिकेशन का रैशनल नेक्सस था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। अगर सिर्फ बैकवर्डनेस को ब्लैंकेट रूल बना दिया जाता तो ये आर्बिट्ररी या मनमाना हो जाता। राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कोर्ट ने कहा कि उस बैकवर्ड क्लास के अंदर जो लोग इकोनॉमिकली एंड सोशली ऑलरेडी एडवांस्ड हो चुके हैं, उन्हें इस बेनिफिट से बाहर रखना होगा, ताकि क्लासिफिकेशन लगातार रीजनेबल बना रहे और रियल इक्वल्स एंड अनइक्वल्स की लाइन ब्लर ना हो। ये जुडिशियल फाइन ट्यूनिंग थी एक मैथमेटिकल प्रिसिजन लाने के लिए। Here is where it gets really interesting. अब तक हमने जितनी भी बात की वो काफी मैथमेटिकल, ड्राई और फॉर्मूलेइक लगती है ना? बिल्कुल। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ढूंढो, रैशनल नेक्सस निकालो और टेस्ट पास। 1970 के दशक के आने तक हमारी सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच ब्रॉडली यही था। एक कानून को बस इस मैथमेटिकल टेस्ट को पास करना होता था। लेकिन वक्त के साथ
इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में और जुडिशरी के अंदर एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन आने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि कोई कानून रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट तो टेक्निकलिटी के बेस पर पास कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कोर में बहुत ही ऑप्रेसिव, अनफेयर और घटिया हो सकता है। राइट। सिर्फ लॉजिकल होना जस्टिस की गारंटी नहीं है। कानून को हर हाल में न्यायसंगत यानी जस्ट होना चाहिए। और इस रियलाइजेशन ने 70s के एंड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ये एस्टैब्लिश हुआ कि आर्टिकल 14 सिर्फ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के रूल्स तक लिमिटेड नहीं है। इसकी आत्मा कुछ और है। आर्टिकल 14 दरअसल स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस यानी उसकी मनमानी के खिलाफ एक एब्सोल्यूट और पॉजिटिव गारंटी है। एक सिंपल रूल फॉर्म हुआ, जहां आर्बिट्रेरीनेस है वहां इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये दोनों एक दूसरे के स्वॉन एनिमीज हैं, जैसे आग और पानी। बिल्कुल। इस पूरे शिफ्ट का सबसे बड़ा और डिफाइनिंग मोमेंट आया 1978 के हिस्टोरिक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है। मेनका गांधी का पासपोर्ट आर्बिट्रेरली इम्पाउंड कर लिया गया था, यानी जब्त कर लिया गया था। और जब उन्होंने इस एक्शन का रीजन पूछने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, तो गवर्नमेंट ने रीजन बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम रीजन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के वायलेशन को क्लेम करते हुए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। अब सरफेस लेवल पर देखें तो ये राइट टू लिबर्टी का मामला लगता है। इसमें इक्वालिटी या आर्टिकल 14 कहां से आ गया? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की नई दिशा तय की। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में भले ही लिखा है कि किसी इंसान की लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू छीनी जा सकती है, पर वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? राइट। कोर्ट ने क्लियर किया कि वो प्रोसीजर सिर्फ कागज पर छपकर लागू किया गया कानून नहीं हो सकता। उस कानून या प्रोसीजर को हर हालात में फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। वो प्रोसीजर फैंसीफुल, ऑप्रेसिव या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। अगर कानून मनमाना है तो वो असंवैधानिक है। और इसी एक लैंडमार्क जजमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिकोण को जन्म दिया। ये ट्रायंगल 3 फंडामेंटल राइट से मिलकर बनता है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो बेसिक फ्रीडम्स की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और डिग्निटी की बात करता है। इस पॉइंट से पहले तक कोर्ट्स ये मानते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स अलग-अलग साइलोज या डिब्बों में बंद है, कि एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जस्टिस पीएन भगवती और उनकी बेंच ने इस इल्यूजन को तोड़ दिया। उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ये तीनों राइट्स डीपली कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। ये साथ में सांस लेते हैं। इसका लॉजिक बहुत क्लियर है। ऐसे सोचिए, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून पास करती है जो टोटली आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल है, तो आर्टिकल 14 तुरंत ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस इक्वालिटी का मर्डर है। अब क्योंकि वो कानून इक्वालिटी को तोड़ रहा है और इलॉजिकल है, तो उसका डायरेक्टली असर किसी ना किसी बेसिक आजादी पर पड़ेगा, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या मूवमेंट। तो इसका मतलब आर्टिकल 19 का भी वायलेशन हो गया। और जब आज़ादी अनरीजनेबल तरीके से छीन ली गई, तो अल्टीमेटली एक इंसान के डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, यानी आर्टिकल 21, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक आर्बिट्रेरी कानून इस पूरे गोल्डन ट्रायंगल को एक साथ पियर्स करता है। एक और मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं जो इस थॉट को सॉलिडिफाई करता है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ओ हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के पुराने अडल्ट्री यानी व्यभिचार के कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो कानून इफेक्टिवली क्या कहता था? वो बेसिकली एक महिला को उसके पति की प्रॉपर्टी या जायदाद मानता था। अगर पति की सहमति है तो अडल्ट्री क्राइम नहीं था। ये कॉन्सेप्ट प्योरली विक्टोरियन एरा के सेक्सिस्ट नोशंस पर बेस्ड था। और जब कोर्ट ने इस कानून को देखा तो पाया कि ये टोटली आर्बिट्ररी है, लॉजिकल नहीं है। इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं बल्कि पैट्रियार्की थी। और चूंकि ये मनमाना था, इसने सीधे तौर पर आर्टिकल 14 की इक्वालिटी का गला घोंटा। और क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया गया, इसने सीधे आर्टिकल 21 के अंडर उनकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी का हनन किया। द गोल्डन ट्रायंगल इन एक्शन। तो आज के इस पूरे एक्सप्लोरेशन को, इस डीप डाइव को अगर हम सिंथेसाइज करें तो हमारा अल्टीमेट टेक अवे क्या निकलता है? हमने ये समझा कि आर्टिकल 14 सिर्फ लॉयर्स की रूल बुक का एक बोरिंग चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग शील्ड है।
एक ऐसी ढाल जो डेमोक्रेसी में हर आम आदमी को स्टेट की एब्सोल्यूट पावर और मनमानी से बचाती है। ये हमें बताता है कि ट्रू इक्वालिटी का मतलब अंधा होना या सबको एक ही तराजू में रोबोट की तरह तौलना नहीं है। सच्ची इक्वालिटी सेंसिबल, एम्पैथेटिक और लॉजिकल होती है। वो उन डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करती है जो नेचर ने या सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, और इंश्योर करती है कि पॉलिसीज ऐसी बने जहां मुकाबला बराबरी का हो, एक्सप्लॉयटेशन का नहीं। इसीलिए श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर जब भी किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी, नए टैक्स कोड या किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का अनाउंसमेंट हो, तो हम उसे उस पुराने रिजिड माइंडसेट से ना देखें। हम रुक कर खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस डिसीजन के पीछे कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है? क्या रैशनल नेक्सस मौजूद है? और उससे भी बड़ा सवाल, कहीं इस पॉलिसी के अंदर कोई छिपी हुई आर्बिट्रेरीनेस या मनमानी तो नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और इस डीप डाइव को क्लोज करने से पहले हम श्रोताओं के दिमाग में एक आखिरी और थोड़ा प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जाना चाहते हैं। एक ऐसी सोच जो हमारी इस हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को बिल्कुल हमारे फ्यूचर और टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। आज हम एआई, मशीन लर्निंग और एल्गोरिथमिक गवर्नेंस के एज में जी रहे हैं। राइट। दुनिया के कई हिस्सों में वेलफेयर सिस्टम्स कौन रिसीव करेगा, बेल मिलनी चाहिए या नहीं, या फिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना, ये सब अब इंसान नहीं बल्कि ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम्स तय कर रहे हैं। तो सोचिए जब हमारा अपना सिस्टम आगे चलकर कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग एक ऐसी एआई के हाथ में होगी जिसके इंटरनल पैरामीटर्स उसके क्रिएटर्स को भी नहीं पता होते, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे वर्क करेंगे? अगर एक एल्गोरिदम आपको एक लोन डिनाई कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जिप कोड का डेटा उसके हिसाब से हाई रिस्क शो कर रहा था, तो उस एल्गोरिदम का वो मैथमेटिकल कैटेगराइजेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा या फिर हम उसे एक इनह्यूमन डिजिटल आर्बिट्रेरीनेस मानेंगे? आर्टिकल 14 का टेस्ट जब उन लाइंस ऑफ कोड पर लागू होगा तो कोर्ट के जज ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एआई के लॉजिक में रैशनल नेक्सस था या सिर्फ मशीन लेवल बायस? इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी की ये सदियों पुरानी लड़ाई आने वाले कल के उस अनसीन डिजिटल कोर्टरूम में आखिर कैसे लड़ी जाएगी? ये सच में एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग और अर्जेंट सवाल है जिस पर हम सभी को आज से ही विचार करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर प्रूफ तभी बनता है जब उसके नागरिक फ्यूचर रेडी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस इंटेंसिव सोर्सेज के डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग द रूल्स, कीप डिगिंग डीपर और ऑलवेज रिमेंबर टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस।